अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और मैं हूं ज़रिया राजपूत। तो जनाब वापसी हो गई। अनवार के अनवार वैसे कहाँ गायब थे आप? मेरी जरा तबीयत खराब थी और आप तो ऐसे मेरी वापसी अनाउंस की है जैसे मैं पता नहीं बहुत अरसे बाद आया हूं या मैं चैनल को दोबारा रीजॉइन कर रहा हूं। लग रहा है क्योंकि अब जुम्मे के बाद अब आ रहे हैं ना, तो छुट्टी आपने एंजॉय की होगी। लेकिन चलें, अगर कुछ लोगों ने 5-6 महीने बाद एक छुट्टी मैंने कर ली, वो भी आपने कहा कि नोटिस करवा दें, ऑन एयर नोटिस करवा दें, अवाम को तो पता लगे, मालिकान को भी पता लग जाए कि मैंने छुट्टी की। ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आपके जवाब ने इतनी तफसील के साथ एक्सप्लेन किया ना हमें कि जिनको नहीं भी पता था अब उनको भी पता चल गया। बट एनीवेज कुछ और भी है जो आपको बताना है, वो ये कि फजाई आलूदगी जो है वो लाहौर में मजीद अब से अबतर होती चली जा रही है। और यही वजह है कि कोशिश ये की जाएगी कि आने वाले अगर चंद रोज में बादल नजर आ जाते हैं, गालिबन जुमेरात की बात की जा रही है, तो हो सकता है कि मसनूई बारिश बरसा दी जाए। लेकिन स्मॉग की वजह से अब बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहने लगी है। मतलब मुझे खुद को भी बाकायदा फील हो रहा होता है कि जैसे आंखें भारी भारी हैं और आपका सर हर वक्त दुख रहा है। आप कितनी बिल्कुल, माहिरीन इसलिए कह रहे हैं कि हमें एहतियात करनी है, हमें मास्क लगाना है, हमें पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना है और जो गैर जरूरी सफर है उससे भी इज्तनाब करना है। गैर जरूरी जो आउटडोर्स में हम बैठ रहे हैं उससे भी हमें परहेज जरूर करना है, क्योंकि जो मौसम है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज की अगर मौसम की बात करते हैं तो महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि मौसम सर्द रहेगा, खुश्क रहेगा। और जिस तरह से ज़रिया भी बात करी थी मसनूई बारिश के हवाले से, तो कोशिशें की जा रही हैं, माहिरीन से इस हवाले से मुशावरत भी जारी है। और ये कहा जा रहा है कि 29 तारीख को बादल मौजूद होंगे, तो कोशिश ये की जाएगी कि लाहौर पर मसनूई बारिश बरसाने का जो तजुर्बा है वो किया जा सकता है। अच्छा, इसी तनाजुर में हम देखते हैं कि हर हफ्ते हम यही सुन रहे हैं और यही हो रहा है कि एक लॉकडाउन लगा दिया जाता है, मार्केटें बंद कर दिए जाते हैं, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। ये कोई मसला आज का नहीं है, बहुत से साल गुजर चुके हैं। तो शायद हुकूमतों को चाहिए था कि इस पर काम करें, दरख्तों की कटाई के अमल को रोका जाए, दरख्त लगाने का सिलसिला जो है वो बढ़ाया जाए, ना कि लोगों का रोजगार बंद करके इसका कोई हल निकाला जाए। तो ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है। मेरा ख्याल है लोग बहुत ज्यादा तंग आ रहे हैं जब उनके कारोबार बंद हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो लाहौर से रिलेटेड हमने आपको दे दी हैं, लेकिन मुल्क भर में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में भी आपको गाइड करना बहुत जरूरी है। चलिए आपसे डिस्कस करते हैं। एवनफील्ड अल अजीजिया रेफरेंसेस, क्या नवाज शरीफ को मुमकिन रिलीफ मिल पाएगा? जरदारी के इंटरव्यू पर अब भी रहनुमाओं की वजाहतें जारी। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग फिर शुरू। सरसों के साग के हैरान कर देने वाले फवाइद। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत हुई है। और इस समाअत भी हम देख रहे हैं कि दौरान समाअत जजेस की तरफ से कुछ अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं और यह कहा गया है कि जो ना चार्ज था वो सही फ्रेम किया गया, ना नैब को यह पता था कि शवाहिद क्या हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब ने यह भी साबित करने की कोशिश की कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ऑनर हैं। तो वकील साहब ये जवाब दे रहे हैं कि नैब ने यह कोशिश जरूर की थी, लेकिन इस इल्जाम के हक में कोई सबूत पेश नहीं किया गया। जबकि दूसरी तरफ जो एहतसाब अदालत में मामला है अल-कादिर प्रॉपर्टी ट्रस्ट का 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस का, वहां पर हम देख रहे हैं कि इमरान खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर नहीं की गई है। और अभी एक दिन पहले ही 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नैब रावलपिंडी की 4 मुख्तलिफ टीमों ने मुख्तलिफ औकात में जा जाकर उनसे अलग-अलग 11 घंटे से जायद कहा जा रहा है कि तफ्तीश की थी। और फिर नैब टीमों ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ दस्तावेजात के बारे में पूछगछ भी की थी। जबकि दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि रावलपिंडी की अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस की समाअत हुई है। और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अहलिया अदालत में पेशी के लिए पहुंची, तो फिर हमने ये देखा कि दर्जन भर अफराद ने उनको देखते ही काला जादू नामंजूर के नारे लगाए हैं। जिसके बाद हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स ने उस चीज को बड़ा कंडेम किया है। उधर आसिफ अली जरदारी की इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से वजाहतों का सिलसिला अभी तक जारी है। गो कि इस इंटरव्यू को 5-6 रोज तो हो ही गए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिल्कुल ऐसे वो की जा रही है। और हम देख रहे हैं कि खुर्शीद साहब उसकी क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा आसिफ जरदारी ने जो कहा है उसे समझने की जरूरत है। तो ये सियासतदान जब स्टेटमेंट देते हैं तो ये अवाम को समझाते नहीं है, मजीद उलझा देते हैं। फिर जो उनके लोग हैं वो हमें समझाने के लिए सामने आ जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, फैसला सीईसी ने करना है। तो
आसिफ अली जरदारी इसका ऐलान कर देंगे और फिर जो तरीकाकार है वो तब्दील हो जाएगा। और इसी तनाजुर में वो देख रहे हैं कि जरदारी साहब ने ऐसा कहा है कि वो उम्मीदवार नहीं है। तो बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है जो कि आसिफ अली जरदारी ने पहले दी, फिर जो अब उसके हवाले से हम देख रहे हैं क्लैरिफिकेशन आने का सिलसिला जारी है, तो वो भी कुछ मुबहिम हमें दिखाई दे रहा है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि बड़े दिनों से हम बात कर रहे थे कि जो गुड कॉप और बैड कॉप का सीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हम देख रहे हैं आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जानिब से, तो अब उसका नतीजा आखिरकार क्या निकलेगा। तो अभी कुछ और दिनों में मेरा ख्याल है मजीद खबरें, मजीद बातें भी सामने आएंगी। क्योंकि जब जरदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन मेरे पास है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल के पास है, तो उससे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी। चलिए कंफ्यूजन थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। शाहिद मेतला में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं शाहिद मेतला। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा साहब ये बताइएगा, इससे पहले कि हम लोग नवाज शरीफ साहब की पेशों के हवाले से, उनके मामलात के हवाले से डिस्कस करें, तो जरा जिस टॉपिक को भी हमने लास्ट ही में डिस्कस किया है पीपल्स पार्टी के हवाले से, आपको लगता है कि जिस तरीके से क्लैरिफिकेशन सामने आ रही हैं, खुशीशा भी अब सामने आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडरशिप में से एक माने जाते हैं, अब कुछ फाका होगा या फिर जितना डैमेज होना था पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब के इस बयान से वो हो चुका? जरिया बहुत शुक्रिया और सबसे पहले आपको मुबारक हो, नया शो शुरू किया है और आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, मेरा इस पे टेक बिल्कुल डिफरेंट है, एंटायरली डिफरेंट इसलिए है मैंने पीपल्स पार्टी को एज रिपोर्टर भी कवर किया है। मुझे ये लगता है कि देखिए, नो डाउट के उनके थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, बाप बेटे के हैं डिफरेंसेस हैं, बट ये उसी तरह की स्ट्रैटेजी मुझे लग रही है। मैं उसकी फिर बाद में वजाहत भी करता हूँ। जिस तरह की जो स्ट्रैटेजी गुड कॉप और बैड कॉप की शरीफ बरादरान के दरमियान भी है, जैसे एस्टैब्लिशमेंट के साथ तमाम नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, बड़ा हार्ड हिटिंग स्टांस लेके चल रहे होते हैं और वोट को इज्जत दो वाला बयानियां लेके कैरी आउट करते हैं, अदरवाइज भी पब्लिक में भी और अदरवाइज भी नवाज शरीफ साहब कर रहे होते हैं। उसी तरह का अब पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा डायलेमा अभी इस वक्त ये है, डिस्क्रिपेंसी ये है कि उनको सिंध किसी तरह से बचाना है, जो कि बचता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पे अलायंसेस ऐसे तश्कील दिए जा रहे हैं जिससे पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। पिछले कुछ अरसे में पीपल्स पार्टी ने तमाम जो बड़े स्टॉलवर्ड थे उनको पार्टी में शामिल कर दिया था। बेसिकली पोलिटिकल ओपोनेंट्स है नहीं वहां पे, पोलिटिकल राइवलरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में रही नहीं। शराजी बरादरान जो टट्टा के हैं या जो महर हैं घोटकी के, वो तमाम के तमाम ऐसे बड़े नाम जो कि पोटेंशियल थ्रेट हो सकते थे पीपल्स पार्टी के लिए, वो तमाम के तमाम पीपल्स पार्टी ने पार्टी में शामिल कर लिए थे, उनका इंक्लूजन हो चुका हुआ था। लेकिन अच्छा मेतला साहब, यहाँ पर मैं एक चीज आपसे बस पूछना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून में भी हम देखते आए हैं गुड कॉप और बैड कॉप वाला मामला, बड़े मियां साहब छोटे मियां साहब में, लेकिन कभी बड़े मियां साहब ने इस तरह से नहीं कहा कि शहबाज शरीफ कोई अच्छे लीडर नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब ने खुद ही कह दिया कि अभी बहुत ज्यादा जरूरत है काम करने की, एक्सपीरियंस गेन करने की, और फिर एक तरफ उनकी पार्टी बात करती है कि बिलावल वजीर आजम बनेंगे। तो अवाम कहीं ना कहीं जरूर कंफ्यूज हो गए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से ही एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आवाज है जरदारी साहब की, वही ये कह रहे हैं कि अभी एक्सपीरियंस नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी वो नहीं है। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बात को तो समझिए, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, कुछ चीजों का मुझे पता है। देखिए, बिलावल जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए अभी इस वक्त अनएक्सेप्टेबल है। उसकी 2-3 मेजर रीजंस है, मैं शेयर कर लेता हूँ। एक रीजन तो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट समझते हैं कि वो जो उनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और वो सबन है कुछ चीजों में, खासतौर पर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उनके लिए वो खासे डिटरमिन नजर आते हैं। दूसरा ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को ये भी लगता है कि वो वेस्ट के काफी करीब है, और तीसरा उनको लगता है कि पिछले कुछ अरसे में उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया में वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पर पेश किया है और बाहर की दुनिया भी उनको इसी तरह से ले रही है, जो शायद अभी उस तरह से एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं था। तो ये तमाम रीजन थी जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा ये था कि एक सिस्टम की जिसकी बात हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट की समझती है कि सिंध में एक सिस्टम मौजूद है जो पिछले 15-20 साल से काम कर रहा है, जिसने सिंध के किसी भी इंस्टीट्यूशन को ऐसा बनने नहीं दिया और उसमें पैसा बनाया गया है
किकबैक्स के थ्रू बनाए गए हैं, कमीशंस लिए गए हैं और किसी भी इदारे को प्रॉपर काम नहीं करने दिया गया, तो वहां पे चेंज ऑफ सिस्टम आना चाहिए, चेंज ऑफ कमांड आना चाहिए सॉरी, तो कोई दूसरी पार्टी आनी चाहिए। तो इसीलिए अब जो अलायंस हम देखते हैं एमक्यूएम का पीटीआई का भी अलायंस, आपको पीटीआई भी अगले कुछ दिन में कम से कम एटलीस्ट ये होगा कि इलेक्शंस के बाद पीटीआई भी जो कोलिशन गवर्नमेंट होगी सिंध में, जो अपरेंटली अभी सर्कमस्टांसेस नजर आ रहे हैं, उसको ज्वाइन करती हुई नजर आ रही है। अभी तक जो है कांग्रेस जमाते हैं। अच्छा मितला साहब, अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे ना एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि उन्हें फिलहाल मुल्की हालात में कौन सी पार्टी सूट कर रही है, तो बात वहीं पर आता था कि कबूलियत का सवाल है, एक मकबूलियत का सवाल है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग नवाज शरीफ साहब के हवाले से केसेस देखते हैं, अल-अजीजिया हो जाए, एमन फील हो जाए, तो इन केसेस में अब ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर उनके लिए बहुत ज्यादा आसानियां बनती हुई हमें नजर आ रही हैं। लेकिन लोगों का जो एक ओपिनियन है, जो उनका पीओवी है, वो यही है कि एक पार्टी को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है। हाउ डू यू से दिस कि लोगों की ओपिनियन, लोगों की राय बिल्कुल ठीक है, या फिर जो मोअज़्ज़ज़ अदलिया है वो अपने तरीके से केसेस को निपटा रही है? अच्छा, फ्रैंकली देखें, इन केसेस में एमन फील्ड हो, अल-अजीजिया हो, एक तीसरा रेफरेंस भी था जो नवाज शरीफ के अगेंस्ट फाइल हुआ था, इनमें ऐसा कुछ था नहीं। और कल के जो जज के रिमार्क्स हैं वो भी बहुत ही स्टार्टलिंग है, जिसमें जज साहब ने कहा है कि ना तो फर्द जुर्म प्रॉपर आयद हो सकी, फर्द जुर्म भी उसमें भी उस तरह से चार्जेस प्रॉपर फ्रेम नहीं हो सके थे, और फिर नैब ने भी उसको प्रॉपर ना तो इन्वेस्टिगेट किया, ना ही प्रोसिक्यूट किया, और मोर ओवर नैब के पास कोई एविडेंसेस भी नहीं थे। नैब ने जो इत्तेफाक किया वो सारे का सारा जो JIT की रिपोर्ट थी उसकी अपनी कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। जो 6 महीने की JIT थी उसके पास जितने शवाहिद थे, और फ्रैंकली उनके पास लंदन की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मौजूद था, इससे ज्यादा उनके पास की चीजें मौजूद नहीं थी। फॉर एग्जांपल, उन्होंने मरियम नवाज को बेनिफिशियल ऑनर कहा था, ऐसा वो था नहीं, और ना वो थी, बाद में वो प्रूव नहीं हो सका और उनको भी एक्विटल कर दिया गया। इसी तरह से कैप्टन सफ्तर को भी बरी कर दिया गया था। तो नैब के पास एविडेंसेस मौजूद नहीं थी। फिर हम ये देखते हैं कि एक तरह से रिवर्स हो रहा है प्रोसेस, जो 2016 से ऑनवर्ड शुरू हुआ था। पनामा आता है अप्रैल 16 में, उसके बाद बहुत सारी चीजें आती हैं, फिर जनरल राहील शरीफ भी आते हैं, जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन की भी बात होती है। फिर मेरा आर्टिकल भी आया जिसमें ये कहा गया, मिलिट्री लीडरशिप ने, जनरल बाजवा ने भी ये माना कि बुनियादी तौर पर पनामा लीक्स में भी कुछ नहीं था, और राहील शरीफ जो है डॉन लीक्स में भी कुछ नहीं था। राहील शरीफ एक्सटेंशन चाहते थे, और राहील शरीफ ने नवाज शरीफ को ऑफर भी किया था कि पनामा वगैरह भी खत्म हो सकता है अगर आप मुझे एक्सटेंशन दे दे। तो जो अदलिया है अब शायद अपनी जो पहले वाली गलती थी उसको ठीक करने जा रही है, और मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी कुछ ही दिनों में और रोजाना की बुनियाद पर या इसी तरह से इसका मतलब यही है, इसका मतलब तो फिर यही है कि इदारों को अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, और फिर इन फ्यूचर भी फिर ऐसा ही होगा कि जब किसी आने वाले की मुखालफत की जरूरत पड़ेगी तो फिर जो नैब है वो भी अपनी मर्जी की आ जाएगी। तो कल वाली नैब गलत थी, आज वाली नैब गलत है, इसका एहतसाब कैसे हो सकेगा? खबर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन मुझे ना तो नैब का एहतसाब नजर आ रहा है और ना ही बाकी किसी इदारे का एहतसाब नजर आता है। सियासतदानों का एहतसाब होता रहेगा। उसमें जो अहम बात है उसमें कल ये भी बात ज़ेरे बहस आई कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग जज के तौर पर, मॉनिटरिंग कोर्ट के तौर पर काम किया और पुश किया नैब को कि आपने रेफरेंसेस फाइल करने, और अगर ये भी नवाज शरीफ के वकील ने बात की कि इंडिपेंडेंटली नैब को काम करने की इजाजत दी जाती तो ये रेफरेंसेस शायद कभी फाइल ही ना हो पाते, क्योंकि उनमें कुछ था ही नहीं। और ये बात सच है, कल भी उन्होंने, नैब ने, अदालत ने भी कहा कि कोई एविडेंसेस जो ऑन पेपर नहीं है, ऑन ग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी चार्ज फ्रेम किए गए। फिर आपके सामने जो उस वक्त के जज थे अरशद मलिक, उनका भी स्टेटमेंट सामने है कि मुझे कोर्स किया गया और जबरदस्ती मुझे फैसला देने पर मजबूर किया गया, और उनकी भी किसी ना किसी वक्त पर, अभी तो नहीं, आई डोंट सी कि अभी उनकी कोई वीडियो आ सकती है, लेकिन हालात अगर इमरान खान के हक में होते और इस तरह से रिलीफ नजर ना आ रहा होता नवाज शरीफ को जिस तरह से अभी नजर आ रहा है, तो उस सूरत में ये पॉसिबिलिटी थी कि अरशद मलिक की वो वीडियो भी सामने आ जाती। तो ऐसा
इन केसेस में भी कुछ नहीं था, रेफरेंसेस में भी कुछ नहीं था। तो बाकी अदलिया उस वक्त भी अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल हुई। अब अगर कुछ बेहतरी आ रही है या जो पुरानी गलतियां हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं समझता हूँ ये खुशआमद बात है। लेकिन उसमें देखिए कि मुल्क का नुकसान हुआ है, इंडिविजुअल्स का नुकसान हुआ है। सर शाहिद मिर्जा साहब, ये आपने बहुत मुनासिब बात की है कि जो पुरानी गलतियां हैं अगर उन्हें सुधारने के लिए सब कुछ किया जा रहा है तो फिर मतलब इनकी वजह आपने कहा ना कि इंडिविजुअल का नुकसान हुआ, नवाज शरीफ साहब की सियासत को नुकसान हुआ, मरियम साहिबा की सियासत को नुकसान हुआ, शहबाज शरीफ की सियासत को नुकसान हुआ, और अभी भी कुछ केसेस में हमें ये भी नजर आ रहा है कि वहां पर हमें सबूत तो नजर नहीं आते, लेकिन कि मुस्तकबिल में भी हम जाके इसी किस्म के जुमले, इसी किस्म के तज्जिए या इसी किस्म की रिपोर्टिंग और इसी किस्म के प्रोग्राम्स करेंगे बैठ करके, हाँ शायद के कुछ मौजूद नहीं था। यही वजह है कि दोबारा से इन केसेस को पे नजरसानी की जा रही है। इस तरह तो हमारे सियासतदानों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। बिल्कुल सही है। न सिर्फ सियासतदानों के मुस्तकबिल पे हरफ आता है, बल्कि आप ये देखिए अदालती निज़ाम पे, निज़ाम इंसाफ भी एक तरह से सवालिया निशान बन के रह जाता है कि देखिए एक ही तरह के केसेस हैं, वही केसेस हैं, लेकिन कैसे धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा है और बताया जा रहा है कि वो बोगस केसेस थे, उन केसेस के पल्ले कुछ नहीं था। इसी तरह से जैसे इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, नो डाउट कि मैं समझता हूँ कि 2-3 केसेस इमरान खान साहब के ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई सब्सटेंशियल एविडेंसेस अवेलेबल है, एविडेंसेस मौजूद है। बाकी जो उन पे बहुत सारे केसेस बनाए हैं उनमें कोई ऐसा सब्सटेंशियल चीज नहीं है, एविडेंसेस नहीं है। लेकिन अगेन हैविंग सेड सो, जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था ज़मान पार्क से, और जिस तरह से गिरफ्तार किया गया उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि वो मिसिंग था। और इदारों ने, पुलिस ने एक तरह से मैं समझता हूँ कि ट्रांसग्रेशन की और उनको इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। और अभी देखिए कि तोशा खाना और या दूसरे तीसरे साइफर केस है खासतौर पर, उसमें जो बेंच है, डबल बेंच है, उसकी जानिब से फैसला भी आ गया कि ठीक है। बहुत शुक्रिया सीनियर तज़ियाकार शाहिद मितला साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। जनाब, आप देख रहे न्यू पाकिस्तान। और ब्रेक पर जाने से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि जरदारी साहब की इंटरव्यूज को गालिबन कोई 5 से 6 रोज गुजर गए हैं, लेकिन जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा वो अभी तक सोशल मीडिया की न सिर्फ जीनत बना हुआ है, बल्कि हर किसी उस शख्स के ज़हन में ये एक ज़बान है। बिल्कुल। और जो शदीद इख्तलाफात हम देख रहे हैं उस पर भी बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है, चामगोइयाँ की जा रही हैं, दूसरी सियासी जमातों की जानिब से बात की जा रही है। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वजाहत आपसे यही चाहेंगे, जो हम देख रहे हैं जरदारी साहब का एक बयान आया और उसके बाद जो फिर सियासी चामगोइयाँ शुरू हो गई हैं, जो तनकीद इस वक्त की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से हमें कहती दिखाई दे रही है कि बिलावल भुट्टो ही वजीर आजम बनेंगे। अब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई है उसको अब हम देख रहे हैं कि खुर्शीद शाह भी सामने आए, उन्होंने भी कहा कि एक गलत कॉन्टेक्स्ट में उनकी बात को ले लिया गया। आप उस पर क्या वजाहत देंगे, क्योंकि लोग भी बड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि एक तरफ पीपल्स पार्टी कह रही है वो वजीर आजम बनेंगे, दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि वो अभी इनएक्सपीरियंस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जरदारी साहब का इंटरव्यू था और उस पर तनकीद करना हर किसी का जमहूरी हक है। हम अपने सियासी मुखालफिन से ये उम्मीद करेंगे कि वो हम पे तनकीद करेंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि वो अच्छा इंटरव्यू था या जो भी था। दूसरी बात यह है कि इनएक्सपीरियंस की जो आपने बात की है, देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं, और उसके साथ साथ जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वालिद भी हैं। बिलावल साहब अगर 50-60 साल के भी हो जाए तो अपने वालिद साहब के लिए बच्चे होंगे। मरियम नवाज साहब को आप देख लें कि उनके बच्चों की भी शादी हो चुकी है, वो नानी भी बन चुकी है, लेकिन अपने वालिद साहब के लिए वो आज भी बच्ची है। ठीक है, तो लिहाजा ये चीज़ें जो है वो एक उस तासुर में था। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। इंशाअल्लाह ताला फरवरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ हुकूमत बनाने जा रही है और हमारे कैंडिडेट जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। सर जी, कौन सी इत्तेहादी जमातें, जरा इसके बारे में भी थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, क्योंकि चमगोइयाँ तो ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं?
देखें, ये बात अभी कबल अज़ वक्त है, ये पार्टी लीडरशिप्स ने फैसले करने हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है इत्तेहाद का वो इलेक्शन के बाद का, इलेक्शन से पहले का नहीं है। एक इलेक्शन से पहले इत्तेहाद बनते हैं, जो सीट स्पेंड होती है इत्तेहाद होते हैं, एक बनते हैं इलेक्शन के बाद। तो हमारा फोकस इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद है। हम पार्टीज के पास नंबर्स गेम्स के जरिए जाएंगे, हमारे अगर नंबर गेम होंगे हम बाकी पार्टियों के पास जाएंगे कि आप हमारे साथ आए, कोलिशन पार्टनर बने ताकि हम हुकूमत बनाएं। आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब भी जब वज़ीर आज़म बन रहे थे एतमाद में, तो मेजॉरिटी सियासी पार्टियों ने आसिफ अली ज़रदारी साहब को गारंटर रखा था कि आप गारंटर बने, फिर हम शहबाज शरीफ साहब को वोट देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेवरी में हुकूमत बनाने अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ जा रही है। लेकिन आजकल तो हम कुछ इस तरह की इत्तलात भी सुन रहे हैं कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन लाडले थे, अब मार्केट में एक नया लाडला आ गया है। तो ऐसी तमाम तर सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर अपने आप को कहां देख रही है, जब बिलावल बार बार जलसों में बात करते दिखाई दे रहे हैं कि जो वजीर आजम जिसको बनाने की कोशिश की जा रही है, लाहौर से उन्हें वजीर आजम नहीं बनने देंगे, उनके लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो फराहम की जा रही है। तो एक तरफ तो ये कह देते हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ को बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, दूसरी तरफ वो अपनी भी बात करते हैं कि नौजवान को मौका देना चाहिए। देखें, PMLN का ये हमेशा वतीरा रहा है कि उन्होंने इदारों को सियासत में घसीटा है। वो आज भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इदारों को पॉलिटिसाइज करें और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इदारों पे जो है वो उंगलियां उठाना शुरू कर दें या उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें ताकि हमें इदारे सपोर्ट करें। लेकिन इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की अशद ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आज आप देखें जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, आर्मी चीफ साहब जो बाहर गए हुए हैं और जो मेहनत कर रहे हैं, उसका ये है कि आपने इकोनॉमिकल क्राइसिस से मुल्क को निकालना है। जब इस मुल्क में खुदा न खास्ता मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज बोलेंगे कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है या एक और लाडला या सिलेक्टेड आ गया है, तो उस वक्त की अपोजिशन हुकूमत के साथ कैसे बैठेगी? ऐसे उसके लिए जरूरी है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। ये तासुर दिया जा रहा है PMLN की तरफ से कि शायद हम लाडले बन चुके हैं या हम सिलेक्ट हो गए, लेकिन मियां साहब का वो नारा कहाँ पे गया, वो बयान कहाँ पे गया कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो क्या आप इतनी मतलब है कि इतना सफर करने के बावजूद भी, और वो इंग्लिश वाला सफर करने के बावजूद भी, आप अगर दोबारा वही नवे वाली पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और उसी तरीके से जाना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या सीखा? लेकिन फिर फैसल साहब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप हो रहे हैं, देख रहे हैं कि वो होंगे, और अगर इस तरह नहीं होता, जो कि हम बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी से कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें नहीं मिल रही है, इन फ्यूचर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह आप भी सड़कों पर होंगे अगर इंतखाबात के जो नताइज हैं वो आपके हक में नहीं आते? तो एक सवाल ये भी ले लीजिए माजरत के साथ, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि हो भी सकता है कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर क्वेश्चन मार्क है। देखें, मुझे पूरा यकीन है और मेरी पार्टी को पूरा यकीन है कि फाइज़ साहब के होते हुए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। ये इस वक्त ये मुल्क जो है लाडले का या सिलेक्टेड का मुतामिल नहीं हो सकता, जैसे मैंने पहले कहा है। इस मुल्क में पाकिस्तान की आवाम चाहती है, चलो आपने आइन के मुताबिक नहीं किया, आपने इलेक्शन डिले कर लिया, लेकिन ये जो अंगूठे की ताकत है वो आवाम के पास है। वो कहते हैं जो अंगूठा जिस निशान पे लगे उसी का वोट गिना जाए, चाहे वो PMLN का हो, चाहे वो PTI का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो। हम कहते हैं अगर अवाम हमें रिजेक्ट करती है भला करे, लेकिन अगर किसी और को एक्सेप्ट करती है करे, लेकिन अवाम के मैंडेट के मुताबिक होना चाहिए, किसी और का मैंडेट नहीं होना चाहिए। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे और मुल्क आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसा इसी के ऊपर हमने फोकस किया। कुटी साहब, अगर हम लोग विफाक में हुकूमत बनाने की बात करें तो आपको लगता है कि पंजाब में अपने पंजे गाड़े बगैर विफाक में हुकूमत बनाना बहुत आसान होगा? और ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग कहाँ पर है? वो किस तरीके से लोगों को मोबिलाइज करेगी, अपने टिकट्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी? इस बारे में अभी पार्टी क्या सोच रही है? क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि सिंध की तरफ जरा ज्यादा फोकस है, पंजाब की तरफ अभी पीपल्स पार्टी उस तरीके से हमें नजर नहीं आ रही बहुत ज्यादा। देखिए, हमारा बिल्कुल फोकस है, अपना मंशूर लेकर अवाम के पास जाएंगे। आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा का भी एक विजिट किया, जिसमें उन्होंने 6 वर्ग कमीशन से खिताब किया। अभी 30 नवंबर को हम क्वेटे में अपना यौम तासीस मनाने जा रहे हैं। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दोबारा एक सेकंड फेज जो खैबर पख्तूनख्वा का है उसके कन्वेंशन में दोबारा वापस आ रहे हैं। फिर उसके बाद पंजाब और साउथ पंजाब भी जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कैंडिडेट, देखिए हम अपने बयान से जाएंगे, अपने मशहूर से जाएंगे। एक वो जमात है जो क्लेम करे कि हम हुकूमत में आ रहे हैं, हम शायद एक तासुर दे रहे हैं कि हम लाडले बन चुके हैं, या हमारी बात हो चुकी है, या हमारा मैच फिक्स हो चुका है। लेकिन उनसे सवाल ये पूछें कि जब उनकी हुकूमत थी मरकज में भी और सूबे में 16 महीने में, जो कुछ सूबे में कुछ हुकूमत रही, 20 सीटों पर ज़िम्नी इलेक्शन हुआ, कितनी जीते वो?
जो आज कह रहे हैं कि हम 120 जीत रहे हैं, वो 20 भी नहीं जीत सके। उन 20 लेकिन फैसल साहब ऐसा क्या हुआ उन 16 महीनों में? आप लोग एक साथ ही थे, एक साथ आप लोगों ने हुकूमत की है। बिलावल हम देखते रहे असेंबली के फ्लोर पे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ? क्योंकि फिर हमने देखा जो तनकीद का सिलसिला एकदम शुरू हो गया नून लीग पर भी, और जो महंगाई का सारा बोझ था वो पीपल्स पार्टी ने भी डाल दिया कि शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, उनके ये फैसले थे। आप लोग क्लियर हो गए, तो क्या नून लीग को इस चीज़ का आपसे गुस्सा है और आप लोगों को इस चीज़ का गुस्सा है कि वो दोबारा से उन्हीं इदारों की तरफ जा रहे हैं जहां पर आप नहीं जाना चाह रहे या आपको नहीं आने दिया जा रहा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेफर करती है अपोजिशन में बैठने से बनिस्बत कि हम लाडले हों या सिलेक्ट होकर आए। उससे अच्छा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम क्या कहते हैं कि हम अपोजिशन में बैठें। हम ये दाग अपने ऊपर नहीं लगाना चाहते। दूसरी बात यह है कि क्या हुआ, देखिए हम 16 महीने की हुकूमत आज भी ऑन करते हैं। PMLN के दोस्त हैं, वो कहते हैं नवाज शरीफ की पिछली हुकूमत की बात करें, 16 महीने की बात नहीं करते वो लोग। हमने, हमारे प्राइम मिनिस्टर वो थे, पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। आसिफ अली जरदारी साहब गारंटर बने थे, मुख्तलिफ सियासी जमातों की ने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब गारंटर हो, उन्होंने गारंटी दी। फिर उन्होंने जाके शहबाज शरीफ साहब को वोट किया। हमने अपनी मशावरत की, हमने तो उनको काफ़ी मशवरे दिए। हम तो तनख्वाह भी 50% बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा नहीं 35% पर हम मुश्किल से राजी हुए। हमने अपने, देखें हम इत्तेहादी हुकूमत थे, हमने मशवरे देने थे, प्राइम मिनिस्टर ने उस पर एक्शन लेना था, कुछ पे लिया कुछ पे नहीं लिया, उनका एक जमहूरी हक था, वो प्राइम मिनिस्टर थे, लिहाजा इस पे नहीं है। हमने देखें डी चौक में जब धरना था PTI की तरफ से, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक जमहूरी और पॉजिटिव रोल अदा किया आइन की बालादस्ती के लिए और जमहूरियत के लिए। अभी भी जब अदम एतमाद थी, हमने आइन और जमहूरी उसके लिए हमने आगे बढ़ने के लिए हमने बिल्कुल PMLN को सपोर्ट किया। आगे भी हम इंशाल्लाह ताला जो है फरवरी में जब इलेक्शन होगा, हम इत्तेहादी जमातों के साथ जाकर हुकूमत बनाएंगे। आप देखें जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब सदर बने थे, हमारा कोई कसूर नहीं था, फिर भी हमने फेडरेशन की तरफ से बलूचिस्तान की अवाम से माफ़ी मांगी थी, आपके साथ जो ज़्यादतियात हुई हैं हम उसकी माफ़ी मांगते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हकूक़ बलूचिस्तान की बात करें, बाकी चीज़ों की बात करें जो बलूचिस्तान ने की। लिहाजा ये चीज़ें इत्तेहादी, आपके इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते भी रहते हैं। हम PDM में थे, हम PDM से अलहदा भी हुए, फिर हम PDM की इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा भी बने। तो ये पॉलिटिक्स में इत्तेहाद होते रहते हैं। अब 8 फरवरी का जब इलेक्शन होता है, उसके बाद एक नए इत्तेहाद बनना है, हमारा फोकस उसके ऊपर है कि कैसे बनेगा। अच्छा सर, जब ये आपने कहा ना कि नया इत्तेहाद बनेगा और उस पर भी आप लोग फोकस कर रहे हैं, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है माजी में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जो लीडरान हैं वो PTI में गए हैं। अब आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है पार्टी की कोशिश होगी कि पुराने जो उनके लीडर्स हैं उनको वापस लाया जाए, स्पेशली इलेक्टेबल्स पर फोकस किया जाए, तो ऐसे लोगों को इलेक्शन से पहले वेलकम किया जाएगा जो कि इलेक्टेबल्स हैं, और खास से मुतहरिक हमें PTI में भी नजर आए जो कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं। देखें, हमारी बातचीत कुछ लोगों के साथ शुरू है, कुछ लोग एक्सेप्टेबल हैं, कुछ लोग एक्सेप्टेबल नहीं हैं, जिसपे हमारी जो है जहाँ पर मलौली कुंडी साहब जैसे कि नहीं, अब हमारे पॉलिटिकल दोस्त हैं, पॉलिटिकल बरादरी, अब किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन चीज़ें ये हैं कि कुछ एक्सेप्टेबल है, कुछ नहीं। कहीं पे हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मुश्किल टाइम में हमें सपोर्ट किया, आज हम उनको जो है ये नहीं कह सकते कि हमारे पास एक जैसे PMLN ने किया ज़िमनी इलेक्शन में 20 सीटों पे ऐसे किया था, तो इसलिए वो पिट गए थे कि उन्होंने अपने लोगों को, पुराने लोगों को छोड़ दिया था और नए लोगों को आजमा रहे थे और उस पर वो इलेक्शन हार गए। लिहाजा हम पुराने लोगों को कभी भी नहीं इग्नोर करेंगे और जो नए आएंगे इंशाल्लाह उनको भी हम एडजस्ट करेंगे जो एक्सेप्टेबल हमें होंगे। और कुछ आपने जो PTI के इत्तेहाद की बात की, देखिए इलेक्शन के बाद जो जमातें पार्लियामेंट में आ जाएंगी तो फिर पार्लियामेंट में जोड़ तोड़ होगा। जिनको स्टेट, जिनको इलेक्शन कमीशन इजाजत देगी कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं और इलेक्शन जीत कर आते हैं, तो उनके साथ फिर लीडरशिप अगर कल इजाजत दे तो उनके साथ कोई वो बाद नहीं है कि हमारा जो है उसके साथ जो है वो पॉलिटिकल अलायंस हो सकता है। माजी में भी देखें, हमने चेयरमैन सेनेट के जब संजय रानी साहब को सपोर्ट किया, वो PTI की तरफ से कैंडिडेट थे और सलीम मांडी वाला हमारी तरफ से कैंडिडेट थे और उन्होंने हमें वोट किया, हमने उनको वोट किया। तो पॉलिटिक्स में तो होता रहता हमारा। देखें पोलराइजेशन, PMLN के साथ कितनी ज्यादा पोलराइजेशन थी माजी में। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, फिर 2008 में वो हमारे हुकूमत का हिस्सा थे, हम पंजाब में उनकी हुकूमत का हिस्सा थे। अब जो 16 महीने की हुकूमत थी हम दोबारा ही कटे थे। तो पॉलिटिक्स में तो कोई हरफ आखिर नहीं। हम तो ये नहीं कहते हम किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे या गले नहीं मिलेंगे या कोई सियासी बाप है और वो बाप जो क्या फार्मूला था मुझे नहीं पता, बाप और पता नहीं क्या क्या चल रहा था। लेकिन फैसल साहब, आप अभी सिचुएशन किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से नवाज शरीफ हमें बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, बलूचिस्तान का भी उन्होंने दौरा किया, बाप पार्टी से भी अलायंस उनका हो गया, MKM से भी उनका अलायंस हो गया, JUIFA से, MKM काफ से अगर
काफ की बात, मुस्लिम लीग काफ की बात कर रहे हैं, तो आप फिर इस सिचुएशन में क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कौन सी ऐसी ऑप्शंस बची हैं? और अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एमक्यूएम के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो एमक्यूएम जिस भी पार्टी से अलायंस करती है हुकूमत उन्हीं की बनती है, तो मेरा ख्याल अभी आपके लिए सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑप्शन ही बची है। देखिए, मैंने कहा कि एक अलायंस है इलेक्शन के पहले का और एक इलेक्शन के बाद का। ये कर लें अलायंस इलेक्शन से पहले, सीट असेसमेंट भी कर लें, फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन के बाद जब नंबर गेम आएगी फिर एक इत्तेहाद होगा। हमारा फोकस उसके ऊपर है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए हमारा हम काबिल एहतराम हमारे पॉलिटिशियंस हैं। जब यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिए थे तो मरियम साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने और जो है शहबाज शरीफ साहब ने और PMLN ने क्या कहा था, तो हम भी उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। चलो, उनको भी कोई उनके सर पे हाथ रखने वाला सियासी बाप आ गया। चलो, हमें तो ये कहते थे, शेम भी करते थे। और देखें, अल्लाह की करनी देखें कि जब वो पहुंचे तो पहला सफर उन्होंने क्वेटा का ही किया। और कहाँ पर किया? बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ किया, जिनके ऊपर ये क्या क्या ताने मारते थे। तो ये कुदरत की जो है वो एक क्या कहते हैं, इंतकाम होते हैं कुदरत की तरफ से, वो निज़ाम है जो भी है कि जो अब मतलब है कि वो शेम वाले थे। चलो, अच्छी बात है, पॉलिटिक्स है, इत्तेहाद होते भी हैं, टूटते भी हैं। तो हम भी क्वेटा जा रहे हैं इंशाल्लाह। 30 तारीख को हमारे यौम तासीस है, वहाँ पर हमारा एक जलसा है। वहाँ क्वेटा की सर्द हवाएं चलेंगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। चलें, विश यू वेरी गुड लक फैसल करीम कुंडी साहब एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड। तो जनाब, ये गुफ्तगू रही है हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। बिल्कुल जो उनकी प्लानिंग अब हम देख रहे हैं इन फ्यूचर किस तरह से उस पर अमल करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। वेलकम बैक नाजरीन। अहम खबर शामिल करेंगे जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हम बात कर रहे हैं जो कि मुल्की तारीख में पहली बार इतनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मुल्की तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट 60,000 पॉइंट से भी ऊपर चली गई है। कारोबार के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है, जहां 405 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और इंडेक्स 60,265 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और मुल्की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि स्टॉक मार्केट 60,000 पॉइंट से भी ऊपर चली गई है। कारोबार के आगाज में ही जबरदस्त तेजी देखने में आई, जहां 405 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 60,265 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। जी, एक और एक अहम अपडेट आपके साथ शेयर कर लेते हैं, लेकिन ये खबर कुछ अच्छी नहीं है क्योंकि जब तक ये आर्जी जगबंदी रही तब तक तो मामला बेहतर हमें नजर आए, लेकिन आगे चलकर क्या होगा वो एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हमने देखा है कि इसराइल का ये बबांगे दौहल ऐलान है कि वो चुप नहीं बैठेगा। गजा में 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी का कल आखिरी रोज था और फिर हमास जंगबंदी में 2 से 4 रोज की तौसीब पर रजामंद हो गया है। उधर इसराइल और हमास जंग में सालसी का किरदार अदा करने वाले कतर, मिस्र और अमरीका ने फ्रीकैंट पर सीज फायर में तौसीब पर जोर दिया है, जबकि गजा में जंगबंदी के चौथे रोज भी अभी कैदियों के तबादले का मरहला मुकम्मल नहीं हो सका। बिल्कुल, और अब देख रहे हैं कि इसराइल की जानिब से तस्दीक भी की गई है कि हमास ने कल उसे रिहा किए जाने वाले यरगमालियों की फहरिस्त भी दी है। ताहम अभी भी वो कह रहे हैं कि हमें इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि इसराइल को भी फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करना है और कैदियों की रिहाई को जवाज़ बनाकर ही अमेरिका, कतर और मिस्र जो कि सालसी में इसमें शामिल हैं, वो जोर दे रहे हैं इसराइल पर कि जंगबंदी को मजीद एक रोज़ के लिए बढ़ा दिया जाए ताकि जो कैदियों के तबादले का अमल है उसको किसी ना किसी तरीके से मुकम्मल कर सकें। क्योंकि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का ये कहना है कि गजा में इसराइल के साथ जो आर्जी जंगबंदी का दौरानिया है वो अब इस दौरानिए को बढ़ाने को तैयार है और अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाता है, साथ ही साथ जो इमदादी सामान है वो भी अगर लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाता है, तो जो लोग वहां पर मौजूद है जिन पर ये जंग मुसल्लत कर दी गई है उनके लिए शायद कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि गजा में जंगबंदी के दौरान इंतहा पसंद यहूदियों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया और इस्राएली फोर्सेस के हसार में यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करते रहे। और सारी सूरत हाल के हवाले से हम आपको बखूबी आगाह कर रहे हैं। वी जस्ट होप कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करे और जैसे कि भी अनवार भी कह रहे थे कि वो इमदादी सामान जो उन तक पहुंचाया जा रहा है इस आर्जी जंगबंदी की सूरत में वो सामान, और इसके बाद क्या सिचुएशन डेवलप होगी जब ये आर्जी जंगबंदी एक बार दोबारा से मामला स्टार्ट होगा, तो फिर सिचुएशन कहां पर स्टैंड होगी, इसका जवाब भी शायद अब वहां पर जो सालिसी में शामिल हैं लोग तमाम, उन्हें भी इस बारे में सोचना होगा। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे साइफर केस में, जहां चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को आज अदालत पेश किया जाएगा या नहीं। अदालत की जानिब से फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है और अदियाला जेल इंतजामिया ने दोनों मुल्जिमान को पेश करने से माजरत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने जेल सुपरिटेंडेंट से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मज़ीद इस बारे में डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ज़िशान सैयद हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट आई है वो यही है कि फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट से इस्तीफा जो है वो मुतालबा किया है। इसी पर बात करते हैं। ज़िशान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये साइफर केस है जिसमें इस्लामाबाद के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में समाअत हुई और अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश करने का कहा था। ताहम अडियाला जेल की जानिब से रिपोर्ट जो है वो अदालत को जमा कराई और जिसमें कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हम चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश नहीं कर सकते। ताहम जो वकील है सलमान सफ्तर, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि अगर जेल में ट्रायल नहीं हो सकता, यहाँ पे ट्रायल नहीं हो सकता, तो फिर ऐसा करे कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक समाअत मुलतवी करे। अच्छा। और चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जमानत दिया जाए। ताहम अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला इस बात पे महफूज किया गया कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जेल अदालत पेश किया जाएगा या नहीं। जी ठीक। अच्छा ज़िशान, ये भी बताइएगा कि कोई वजह सामने आ रही है कि क्यों इन दोनों को अब तक नहीं पेश किया जा रहा अदालत में, और दूसरा ये भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई सीनियर लीडरशिप आपको नजर आई इस केस के समाअत के दौरान? देखिए, जो अडियाला जेल की जानिब से रिपोर्ट अदालत को जमा कराई गई है उसमें जो एक खत था और जब पढ़ना शुरू कर दिया गया तो FIA की जानिब से इतराज उठाया गया कि ये कॉन्फिडेंशियल है। ताहम ये कहा गया कि उनको लाइफ थ्रेट से इस वजह से हम पेश नहीं कर रहे। जबकि पार्टी क़यादत के हवाले से दूसरे सवाल में बता दूंगा कि जब से चेयरमैन पीटीआई या पीटीआई के ऊपर क्रैक डाउन शुरू हो गया है तो वकला के अलावा कोई भी पार्टी का लीडरशिप जो है वो केसेस में हमें कभी नजर नहीं आया और आज भी वही था। जो केसेस जो उनके वकला थे वही अदालत के सामने पेश हुए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया ज़िशान सैयद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। स्टॉक मार्केट के हवाले से एक अहम खबर आपके साथ एक बार फिर से शेयर करेंगे। रफ्तार मजीद तेज देख रहे हैं इस वक्त हम स्टॉक मार्केट में, और जो 100 इंडेक्स है इस वक्त वो 60,000 की सतह को भी अबूर कर चुका है और ये पाकिस्तानी तारीख में पहली बार हुआ है कि स्टॉक मार्केट इस वक्त इंडेक्स 60,000 की सतह पर पहुंच चुका है। 100 इंडेक्स में 405 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया और 100 इंडेक्स 60,265 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। जी, तो ये अपडेट हम आपको रोज़ बरोज़ आगाह कर रहे हैं कि तारीख में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेहतरी की सतह पर हमें नजर आ रही है। काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे डिटेल्स जानते हैं। काशिफ, बताइएगा आज फिर एक बार स्टॉक मार्केट में अच्छा हमें जो है ना वो पॉजिटिविटी देखने को मिली है। मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पर, ये बताएगा। कारोबार को इससे किस हद तक फाका होगा? देखिए जी, स्टॉक मार्केट एक बैरोमीटर है मुल्क में जो मईशत के हवाले से, और 100 इंडेक्स जो है वो 60,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है। तारीख आज रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड हुई है। इससे उम्मीद यही की जा रही थी कि पिछले हफ्ते से हम आप डिस्कस कर रहे थे कि इस हफ्ते जो रवा हफ्ते जो है इसमें 60,000 की तरफ से आती है दबूर होगी। इंडेक्स जो है वो 60,000 पहुंचने का मकसद ये है कि जो सरमायाकार हैं वो काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं और वो सरमायाकारी करने के हवाले से वॉल्यूम्स भी बहुत बेहतर है। यानी स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ कोई एक सेक्टर नहीं है जो परफॉर्म कर रहा हो, मुतादिद सेक्टर है। जैसे गैस की कीमतें बढ़ने के बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है, फार्मास्यूटिकल में बहुत जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है, फूड सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में तेजी देखने में आ रही है। आज अगर 100 इंडेक्स सूरत देखा जाए तो आज जो है वो 506 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स जो है वो 60,317 पर मौजूद है। आने वाले दिनों में कुछ दिनों बाद शरह सूद में जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होना है। तो तमाम वो फैक्टर्स हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद जो है वो लग रहा है सरमायाकारों को कि शरह सूद में और महंगाई में जो है वो सूरत बेहतर होगी, सरमायाकारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से सरमायाकार जो है वो नजर आ रहा है उनको कि सरमायाकारी की जाए और वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और तमाम शेयर की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, हमें अपडेट कर रहे थे।
जी, तो ये तो हमने स्टॉक मार्केट की सूरत हाल आपके साथ डिस्कस की, लेकिन खेल के मैदान में क्या कुछ चल रहा है वो आपके साथ जरूर शेयर करते हैं, क्योंकि खेल से खिलवाड़ करना आज भी भारत की रवायात में से और ये कोई भारत से ही सीखे। बिल्कुल कोई भारत रंग में भंग कैसे डालना है, और आगे भी वो इसी तरह से रंग में भंग डालने की तैयारी करता हुआ हमें नजर आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी जिसे पाकिस्तान में मुनक्किद होना है, उसके लिए खबरें ये सामने आ रही हैं कि भारत उस चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं करेगा। और हमने देखा है कि आईसीसी पर बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है, तो लोग इस वक्त कशमकश का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली जो क्रिकेट के फैंस हैं, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, जो पाकिस्तान में क्रिकेट को देखना चाहते हैं, वो भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या एक बार इंडियन टीम को पाकिस्तानी ग्राउंड पर खेलते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इंडियन प्लेयर्स को बहुत फॉलो करते हैं। हम ये बात बार बार कर चुके हैं, जो क्रिकेट है कोई भी ऐसी चीज है उसको सियासत से अलग रखना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि बार बार वही किया जा रहा है। और अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होनी है, अभी हम 2023 में बैठे हैं, तो अभी से जो प्रोपेगेंडा है उनके जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने वो शुरू कर दिया। ऑब्वियसली वो कर रहे हैं तो अपनी गवर्नमेंट के इमाम पर ही कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट से जो एक रूट बनता है फिर वही आगे चलता है। क्रिकेट बोर्ड में भी वही बात चलती है, उनके मीडिया में भी वही बात चलती है, और उसी बात को वो लेकर कंटिन्यू भी करते हैं। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान आता है नहीं आता है, हम कब तक घुटने टेके रखेंगे, हम कब तक एशिया कप, अगर हमारे पास मेजबानी आई थी हाइब्रिड मॉडल पर हम चले गए, फिर हम वर्ल्ड कप भी इसी तरह से खेलने चले गए, हम तो इन तमाम चीजों की पासदारी करते हैं। वो एक कहते हैं ना दीद लिहाज रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान वो दीद लिहाज नहीं रखता। और धमकियां ये दी जा रही हैं कि अगर ऐसा होता है कि अगर इंडिया को वाकई खेलना है पाकिस्तान के साथ, तो फिर वेन्यू तब्दील किया जाएगा और ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर कहीं और मुंतकिल कर दी जाएगी। इसके अलावा भी पीसीबी में क्या कुछ चल रहा है, किसका इस्तीफा सामने आया जो कि नहीं आना चाहिए, तो उस पर भी आपसे डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन करें स्पोर्ट्स एनालिस्ट पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग पीजे मीर साहब। पीजे मीर साहब, ये जो हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है इंडिया की तरफ से 2025 जैसे नवार ने कहा कि बहुत दूर है, हाँ, तो ये मतलब अभी लॉबिंग की जा रही है, फैब्रिकेट किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता इस इशू को। देखें, अगर तो मैं चेयरमैन हूं तो मेरा काम बड़ा सिंपल है कि पाकिस्तान किसी के पीछे नहीं लगता। अगर आपने पाकिस्तान के साथ ये रवैया अख्तियार करना है तो आप पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं। इंडिया को निकाल दो, इंडिया को बिल्कुल से कहीं भी क्रिकेट ना खेलो उनके साथ, सिंपल एज दैट। हम क्या बार बार अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी और अखबारों के अंदर भी और ये स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, हाँ भाई वो अगर नहीं आएगा ये होगा, वो भाई दे कैन गो एनीवेयर दे वांट। अगर तुम नहीं हमें खेलना, हमारे साथ खेलना चाहते, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नहीं आना चाहते, हम तुम्हारे साथ किसी और वेन्यू पे भी नहीं खेलेंगे। ये स्टैंड हमें लेना पड़ेगा। लेकिन मीर साहब, आप क्या समझते हैं ये स्टैंड हम कब लेंगे? रमीज राजा साहब जब पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने स्टेटमेंट बड़ी क्लियर दी थी कि पाकिस्तान अगर वो एशिया कप के लिए नहीं आएंगे, हम भी हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे, फिर हम वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे, खुद वो कमेंटेटर बन के एज अ कमेंटेटर हिंदुस्तान चले गए, तो फिर हमें भी तो चाहिए कि कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। देखिए, जब रमीज गए बाहर एज अ कमेंटेटर तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है बोर्ड के साथ, वो एक इंडिपेंडेंट आदमी है, वो जो मर्जी अपना जाके काम करे, उनका वो अपना काम है। हम बात कर रहे हैं नेशनल लेवल की। नेशनल लेवल पे जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, और पाकिस्तान के साथ अगर कोई खुश नहीं है और खेलना नहीं चाहता, सो वी से गुड नाइट एंड गुड बाय, सिंपल एज दैट। और ये बिल्कुल रमीज ने जो अपना स्टैंड लिया था, आई एंडोर्स। अच्छा, लेकिन पीजे मीर साहब, यहाँ पर चेयरमैन पीसीबी तो स्टैंड ले लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ तकर्रियां और तैनातियां आए साल चेंज होती रहती हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि अगर जो हमारे महीने चेंज होती रहती है, तो जो हमारे प्लेयर्स हैं कि वो भी इस सिलसिले में कोई स्टैंड ले सकते हैं और पीसीबी उनके स्टेटमेंट को वेलकम करेगा? डू यू सी दी? देखिए, क्वेश्चन इज कि अब वो एक लड़के ने फॉर एग्जांपल वो पैलेस्टाइन का वो फ्लैग लगा दिया अपने क्रिकेट बैट जी, आजम खान ने। जी, ओके, मे बी दैट इज नॉट द राइट वे। आईसीसी के अपने रूल्स हैं, वी हैव टू फॉलो दैट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। हम एक इंटरनेशनल एक मालिक हैं, और अगर हमारा लड़का कुछ काम कर रहा है तो वो एक उस मजलूम आप कह लो के लोगों के लिए कर रहा है जिसके लिए दुनिया साइड पे हो गई है, जिसके लिए मुझे तो शर्म आती है इस आदमी के ऊपर, एलन मस्क के ऊपर, जो कहता है कि भाई इजरायली गाजा के अंदर इनको इंटरनेट ना दो। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को भी बॉयकॉट करो। और यार एक टाइम आ गया है कि इसको, ये जो इस्लामिक ब्लॉक है और कोई भी ब्लॉक हो, फॉरगेट इस्लामिक ब्लॉक, जिसके साथ कोई भी आप ये तशद्दुद करेंगे यू नो इंटेलेक्चुअली, उसको बॉयकॉट करो।
तो इंडिया अगर ये कर रहा है, पाकिस्तान को कह रहा है, हालांकि 2025 में आपने सही कहा, लेकिन अगर ये कर रहा है तो व्हाई शुड वी रन आफ्टर देम? आज ही बोर्ड को, प्रेसिडेंट को चाहिए, इसको चेयरमैन को चाहिए, कह दे कि आई एम सॉरी, अगर इफ दैट इज योर एटीट्यूड वी विल नॉट प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी, नॉट विद यू। हम हर एक के साथ खेलेंगे, मोस्ट वेलकम आए, क्योंकि क्रिकेट का नाम है बॉन्डिंग ईच अदर। ये तो बिल्कुल इन्होंने जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। वर्ल्ड कप के अंदर देखो इनको कितनी, इनके ऊपर कितनी क्रिटिसिज्म आई है, इनके ऊपर कितना तहमतें लगी हैं। तो ये तो क्रिकेट नहीं खेल रहे, ये तो सियासत ला रहे हैं क्रिकेट के अंदर। सो जिस तरह से आप कह रहे हैं, यही इन्फ्लुएंस फिर हमने देखा कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पर भी रहा। उनके साबिक टेस्ट क्रिकेटर राणा टुंगा ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी कि जय शाह हिंदुस्तान में बैठकर श्रीलंकन बोर्ड को कंट्रोल कर रहे हैं और श्रीलंका की क्रिकेट को तबाह करने वाले वो हैं। तो एशिया में तो इन्फ्लुएंस हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है हिंदुस्तान का। जी, ये हर जगह ये अपने, उसको उर्दू में हम कहते हैं ना, पंगे लेते हैं। ये हर जगह जाके अपनी डोमिनेंस दिखा रहे हैं। और तुम हो कौन हो यार? हु द हेल आर यू? I mean, तुम हमें डिक्टेट करोगे? We don't stand for that. You have no right to dictate to us, to Sri Lanka, to Bangladesh, to Nepal or any other team. तुम अपना करो, हम तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, तुम हमें रिस्पेक्ट दो। अगर if you're not respecting us as a sovereign nation और तुम समझते हो कि तुम हमें बाहर खेलोगे, ये पाकिस्तान की बेइज्जती है। And I will not stand for it. मैंने पहले कहा, if I am the chairman, I will not play. Pakistan will not go out and play against India at any level. बिल्कुल ठीक है, स्टांस होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अच्छा सर, एक और अहम इशू है, उस पर भी आपसे बात करनी है। मैंने देखा है कि इमाद वसीम ने इस्तीफा दे दिया है क्रिकेट टीम, रिटायरमेंट का ऐलान किया है। तो मुझे ये बताइएगा कि कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको वेलकम भी कर रहे हैं। आपके नजदीक क्या वजूहात आपको नजर आ रही हैं कि इग्नोर किया जा रहा है कुछ प्लेयर्स को, इसलिए वो उस किस्म के फैसले लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं? बाबर की कप्तानी से लेकर इमाद वसीम का जब वो टीम को सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जो चीजें होती हैं, मेरी तमाम क्रिकेटिंग करियर के अंदर मैंने बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा है, छोटे प्लेयर्स को भी देखा है, हर एक को देखा है, ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन हमने इसको ओवरकम करना है। इमाद का मेरी नजर के अंदर आगे इसका काफी एक करियर है और इसमें बहुत पोटेंशियल है, और इसको अब सिर्फ चाहिए कि कोई काउंसलिंग करे, इसके साथ जाके इसकी बात करे और इसको एक आप इसको समझाएं। एंड आई थिंक इसमें वो कहते हैं ना, स्टॉर्म एंड का जज्बात में उसने बिल्कुल कर दिया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, यस, आपने सही कहा, ये चेंज ऑफ कैप्टनसी के साथ कुछ एलिजेंसेस होती हैं, कोई अलायंस दोस्त भी बनते हैं। इन सबको अपने साइड पे रख के, अगेन एज आई से, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। लेकिन मीर साहब, ऐसा कौन करेगा जो हमारे इन प्लेयर्स को थोड़ा सा जाकर हौसला दे और समझाए, इनसे बात करे, जब टीम के खुद मतलब यानी कि पीसीबी के खुद के बड़े इस रिटायरमेंट को वेलकम कर रहे हैं? मैं मोहम्मद हफीज साहब की बात कर रही हूँ, जो कि टीम डायरेक्टर हैं। की तरफ से एक पोस्ट लगाई गई थी इमाद वसीम के लिए कि आपके इस डिसीजन को हम वेलकम करते हैं, तो फिर समझाएगा कौन आखिर? ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। यही समझाने वाला होता तो आज ये बोर्ड कहाँ का कहाँ होता। ये समझता है बोर्ड, जो भी बोर्ड आता है ना, वही समझता है कि हमें सब कुछ पता है क्रिकेट का, इन्होंने कख नहीं पता क्रिकेट का, और ये क्रिकेट की बातें करते रहते हैं। इनको चाहिए वो लोग लेके आए बोर्ड के अंदर जिसने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली हो, ग्रास रूट से लेके, क्लब से लेके, डोमेस्टिक से लेके, नेशनल से लेके इंटरनेशनल खेली हो। उनको लेके आओ ताकि उनको पता हो, और उनको लेके आओ जिनको क्रिकेट की समझ हो। इनको तो समझ ही नहीं है, ये लाहौर से बाहर डस्के तक तो जाने वाले लोग हैं, इनको क्या पता क्रिकेट का। तो बेसिकली मीर साहब, एक चीज पर मैं कमेंट आपका चाहूंगा। जिस तरह से हमने देखा, ये हारिस रऊफ वाला एक मामला भी हुआ, जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि हारिस रऊफ ये कह रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है वो नहीं खेलने जा रहे हैं। ये कितना सेटबैक हारिस के लिए हो सकता है? और फिर क्या अब हमें डिफाइन करना होगा, ये डिफाइनिंग मोमेंट है कि हमारी T20 के प्लेयर कौन से हैं, हमारे टेस्ट के प्लेयर कौन से हैं, और वनडे के प्लेयर कौन से हैं? बीइंग अ स्पेशलिस्ट अब हमें मैदान में जाना चाहिए। आप समझते हैं दिस इज द राइट टाइम? जब हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो फिर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपका जो वर्ड है ना, राइट टाइम, दिस इज द की वर्ड। दिस इज द राइट टाइम कि आप अपने आप को सॉर्ट आउट करो, कौन T20 है, कौन वनडे है और कौन टेस्ट मैच है। अब इसके अंदर ये कौन करेगा, ये भी आपके सामने, जिस तरह आपने सवाल किया, कौन करेगा यार? इन लोग, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस? आई मीन, ये क्यों है? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये क्यों है? टू बेटर द गेम ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। और ये जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट मैच पे और पाकिस्तान टीम पे काम करो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए राइट डाउन टू द ग्रास रूट लेवल
क्लब क्रिकेट को रिवाइव करो, क्लब को बनाओ ताकि आपकी सेकंड थर्ड खेप आती रहे। हारिस रऊफ को भी हुई है, मैं इसको कहूँगा इसको बैठाओ, बात करो इससे, भाई क्यों क्या वजह है। यू हैड अ गुड रन, ठीक है, बीच में फेलियर्स भी आए बट यू आर अ गुड बॉलर, यू आर अ गुड प्लेयर, तो क्यों नहीं आप कर सकते हो। अगेन बात वही आ जाती है, इनको काउंसलिंग कौन करेगा। हम जाते हैं जिस तरह इंस्टेंट कॉफी नहीं होती कि इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट सक्सेस आती लाइक इंस्टेंट कॉफी। आपने यू हैव टू वर्क एट इट। जो आपने सवाल किया है, दिस इज द राइट टाइम कि आप फ्यूचर चैंपियंस ट्रॉफी को ले लो, एशिया कप्स ले लो, और जो आपके जो टूर्नामेंट्स इंटरनेशनल आ रहे हैं उनके लिए अभी काम करो। दिस इज द राइट टाइम। लेकिन करेगा तो करेगा कौन? अच्छा, लेकिन इसमें मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे हारिस के डिसीजन पर हम लोग ऐसे देखते हैं, जो मेरा अपना जाती तौर पर मैंने एक्सपीरियंस किया ये वर्ल्ड कप को देखने के बाद, और जो कुछ हमारी टीम में होता रहा है, ऐसा लगता है जैसे कुछ प्लेयर्स को बैकिंग है पीछे कि अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो वी आर विद यू। यही बात अगर बाबर के हवाले से हम लोग देखें, किसी और जैसे इमाद के हवाले से भी देखें कि अगर वो कह देते कि अच्छा मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, या कप्तानी छोड़ने के बाद मैं अभी उस वक्त मेंटल स्टेज पर नहीं हूं कि मैं जाके ऑस्ट्रेलिया के लिए परफॉर्म करूं, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर बाबर इस किस्म का कोई फैसला करते तो शायद कि फिर वो बाहर ही रहते, उन कुछ लोगों के लिए टीम में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आपको डबल स्टैंडर्ड्स नजर आते हैं पीसीबी की गवर्निंग बॉडी में, पीसीबी के बोर्ड में, कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बहुत बैक किया जाता है और कुछ लोगों का एक भी फैसला उनके अपने गले पड़ जाता है। ये आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की। मुझे लगता है आपने क्रिकेट खेली हुई है कहीं नहीं सर, क्रिकेट ट्रांसमिशन जरूर की है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ी पुरानी डिजीज है। एक लड़के को बाहर करते हैं, अगर आप उसको रेस्ट भी कराते हैं, दूसरा रन कर जाता है, ये लड़का बाहर हो जाता है, इसको चांस ही नहीं मिलता है। तो यही वजह है कि हमने बड़े बड़े प्लेयरों को हमने इग्नोर किया है, क्योंकि एक दफा टीम से बाहर हुए उनको हवा ही नहीं लगवाते ये दोबारा, और वो बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं। ये बहुत गलत पॉलिसी है, और पाकिस्तान में इतना टैलेंट हमने जाया किया है, इस जो आपने अभी सवाल किया है, और यही वजह है कि लड़के डिसहार्टन हो जाते हैं। देखो, आप उनको रेस्ट कर लो, ये सीरीज रेस्ट कर लो, अगली सीरीज में आपको खिलाएंगे, और खिलाओ उनको अगली सीरीज में। आपको रेस्ट भी चाहिए। मुझे लगता था कि हारिस रऊफ को रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा था उसमें टायर्डनेस थोड़ी सी नजर आ रही थी। अब वो टायर्डनेस एक फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट करके उसने कहा नहीं जी मैं नहीं जाऊंगा, रिजाइन या रिटायर एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। नो, या लड़कों को आप ग्रूम करो, लड़कों को इनकरेज करो, लड़कों को बोलो ठीक है, अगर आप आज नहीं खेल रहे, कल खेलोगे। यू बीन अ गुड सर्वेंट टू पाकिस्तान। हम सर्वेंट नहीं देखते, हम कहते हैं इसने कर दिया, नहीं किया, इसको बाहर निकाल लो, दूसरे को अंदर लेके आ जाओ। हम एक्सपेरिमेंट्स ही करते हैं। हमारी लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी पॉलिसी इन क्रिकेट इज 0-0। बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट पीजे मीर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन जनाब, आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। और ये सुबह का वो वक्त होता है कि जब माएँ अपने बच्चों को स्कूल भेजकर थोड़ा सा रिलैक्स कर रही होती है, और हमारी कोशिश ये होती है कि वो इन्फॉर्मेशन जो उन्हें अखबार के थ्रू पढ़कर या शायद टीवी देखकर उस तरीके से ना मिले, तो कहीं ना कहीं अगर चलते फिरते उनकी बॉर्डिंग के ऊपर नजर पड़ जाए तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन उनके तरफ पास ऑन करें। तो आज हम आपको इस्लामाबाद से अपडेट देंगे, जहाँ पर 83,000 से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर सड़कों पर फिर रहे हैं। और इसमें सिचुएशन हम ये देख रहे हैं कि ये मजीद अब से अबतर होती चली जा रही है, और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अनवर, स्टैट्स हमें मजीद ये भी बता रहे हैं कि 5 से 9 साल की उम्र के जो ग्रुप के बच्चे हैं वो 50 लाख से ज्यादा है जो स्कूल में दाखिल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो प्राइमरी स्कूल की उम्र के बाद स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद है वो फिर दुगनी हो जाती है। और 10 से 14 साल की उम्र के जब हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख रहे हैं तो वो 11.4 मिलियन नौजवान हैं जो कि रस्मी तालीम हासिल ही नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी खुशकिस्मती ये जरूर है कि हमारी जो आबादी का तकरीबन 60% हिस्सा है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन उन नौजवानों का अगर हम दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो हमारे लिए खुशकिस्मती है। अदरवाइज ये एक बहुत बड़ी ऐसी वर्कफोर्स तैयार हो रही है जो कि हालात को खराब ही करेगी, वो हालात को पलट नहीं सकेगी, वो कोई बेहतरी नहीं ला सकेंगे इस मुआशरे में। तो जो स्टैट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूलों से बाहर है, जो कि हर तरह से हम देख रहे हैं हर तरह की तालीम से महरूम है,
और ये आने वाले जब सालों में हम देखते हैं तो एक बोझ की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारी गवर्नमेंट्स रही हैं, जितनी भी रही हैं, उन्होंने तालीम को अव्वलीन तरजीह क्यों नहीं दी? क्यों हमने ये नहीं देखा कि जब भी कोई बजट पास होता रहा तो उसमें सबसे कम बजट हमेशा तालीम पर क्यों रखा गया, तालीम पर काम क्यों नहीं किया गया? और वही जो पढ़ाने का एक पुराना तरीक़ेकार है उसी पर हम स्टिक किए हुए हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया के साथ भी कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर तालीम मोहम्मद ख़याम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग ख़याम साहब। स्टैट्स जो हमारे पास अभी आ रहे हैं वो ये है कि प्राइमरी लेवल पर तकरीबन 10.7 मिलियन लड़के हैं और फिर 8 मिलियन जो हैं वो लड़कियां हैं। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए कि जो इस वक्त हमारी आबादी है इसमें हम लोग प्राइमरी एजुकेशन पर अगर फोकस रखें तो वहां पर भी हमारे बच्चे बच्चियां बहुत कम स्कूलों में मौजूद हैं। थैंक यू ब्रदर अनवार एंड ज़रियाब फॉर हैविंग मी हियर। जी बिल्कुल, ये जो स्टैट्स आप बता रहे हैं ये इससे भी ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि ये जो स्टैट्स आपके सामने हैं ये भी कोई 5 से 7 साल पुराने हैं। लाइक ये स्टैट 2015-16 के हैं, तो हम अब 2023 में खड़े हैं और अभी आप देखें कि आबादी कितनी हमारी ज़्यादा ग्रो कर गई है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं तो हमारी पॉपुलेशन का ये नियरली 15% ऑफ आवर पॉपुलेशन है जिसके ऊपर ना हमारी गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है, ना कोई काम कर रही है। और इवन इसके एजुकेशन के अंदर भी इसके लिए कोई बजट मुख्तस नहीं किया गया अभी तक कि आपके इन बच्चों को कौन पढ़ाएगा, इनके लिए क्या प्रोग्राम, तरक्याती प्रोग्राम क्या किए गए हैं। कोई बजट अवेलेबल नहीं है इसके लिए। तो क्या ये हमारी आबादी का हिस्सा नहीं है? क्या ये बच्चे पाकिस्तानी नहीं है? बिल्कुल ख़याम, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और यहाँ तक हम देख रहे हैं हुकूमत की नाहली यहाँ तक है कि जो स्टैट्स है 2015-16 के ही थे, 2023 के स्टैट्स भी ऑब्वियसली हुकूमत ने बताने हैं तो हम लोगों को पता चलने हैं, वो स्टैट्स पर भी काम नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर या क्या कर रहा है? जी देखें, इसमें प्राइवेट सेक्टर कुछ थोड़ा बहुत तो कर रहा है, स्पेशली जो आपका जो एनजीओ सेक्टर है वो इसके ऊपर डिफरेंट मॉडल्स लेके आ रहा है। डिफरेंट जो है वो एएलपी प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं रिसेंटली टाइम में। इसी की कड़ी में जूनियर जिना ट्रस्ट ने 2014 में एक इनिशिएटिव लिया जिसमें उन्होंने कहा कि जूनियर जिना का पाकिस्तान बनाया जाए, इसको तो जूनियर जिना पैदा किया जाए। और जूनियर जिना आपका तभी बनेगा जब वो बच्चा जो है वो एजुकेटेड होगा। और एजुकेशन देने के लिए हमारा जो वो बच्चा है जिसकी उम्र जो ड्रॉप आउट हो गया स्कूल से, उसका तो कसूर नहीं है, उसमें गवर्नमेंट का स्कूल है कि उस बच्चे को इनरोल नहीं किया गया, उसको एडमिशन नहीं दिया गया। और गुर्बत की वजह से जाहिर सी बात है गरीब मुल्क है तो गवर्नमेंट की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें बनती है कि उस बच्चे को एजुकेट किया जाए। अब वो बच्चा जो 8, 10 साल, 12 साल या 15 साल की उम्र में चला गया, उसको पढ़ाने के कोई लाहे में लाए जाएँ। तो उसमें एनजीओ सेक्टर ने कुछ ऐसे मॉडल्स, ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जिसमें हम उनको तकरीबन 2.5 साल के अंदर वो प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करवाते हैं, जो कि 8 साल में नॉर्मल बच्चे कंप्लीट करते हैं। तो एक ये मॉडल इस तरह यही हमने इस्लामाबाद में शुरू किया 2014 में, और आज तकरीबन हमारे पास तकरीबन 2000 के करीब बच्चे हैं जो ज़ेर तालीम हैं। और उनको हम मसाजिद के अंदर भी पढ़ा रहे हैं, हम उनको मदारिस के अंदर भी पढ़ा रहे हैं, हम गवर्नमेंट के स्कूल में भी उनको पढ़ा रहे हैं। अच्छा ख़याम, इसमें ना मैं एक बड़ी कोर एग्जांपल आपके सामने रखना चाह रही हूँ, जो कि मैं चाहूँगी कि अनवार भी मुझे इस चीज़ के ऊपर अपना ओपिनियन दे और आप भी अपना ओपिनियन दें। अगर मेरी राय मेरा कहना गलत है तो वो ये कि अभी जो स्टैट्स है वो तो ये हैं कि 100 में से 29 नौजवान ऐसे हैं जो कि सिरे से अपना नाम तक नहीं लिख सकते। हम ये भी देख रहे हैं, पढ़ भी नहीं सकते। एग्जैक्टली ऐसा है। उसकी जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे नज़र आती है, क्योंकि जब हम ये लोग जिंदगी में कुछ करने के काबिल होते हैं, फर्ज करें बहुत सारे हम देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपनी कैब सर्विसेज चला रही हैं। कुछ लोग उन कैब सर्विसेज को ज्वाइन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो गूगल मैप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंग्लिश में वहां पर जो जगह है उसका तयन नहीं कर सकते। अगर कोई इन्हें मैसेज लिख दे कि कहां पर पहुंचना है, ये कितनी देर में आना है, ये मैं बहुत छोटी सी एग्जाम्पल आपके आगे रख रही हूँ, हो सकता है इससे ज्यादा बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स हो। तो लोग यहाँ पर लैग कर रहे हैं और फिर हम ये देख रहे हैं कि वो वही जो छोटे मोटे काम है उन्हीं की तरफ हमें नजर आते हैं। किसी के सर्वेंट हो जाते हैं, किसी के प्यून हो जाते हैं, मजदूरी करते हुए नजर आते हैं, बजाय इसकी कोई एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जहां से वो ज्यादा अच्छी तनख्वाह हासिल कर सके, एक अच्छी दिहाड़ी लगा सके, वहां से वो अभी भी महरूमी का शिकार है। तो यहां पर आपको क्या लगता है, क्या फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना पड़ेगा? जी बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। इसमें जो फार्मूला एक काफ़ी इजी फार्मूला है वो लिटरेसी का है। और लिटरेसी आप अगर लिटरेसी सेंटर जो अडल्ट लिटरेसी सेंटर्स हैं, हमने उसमें मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन अवेलेबल है। जूनियर जिना ट्रस्ट ने कुछ ऐप्स बनाई हैं जिसमें हम इन्हीं बड़े जो एज के
माएँ हैं या बहनें हैं या बड़ी एज के बाप जो है, वालिद की उम्र के या बड़े भाई हैं जिनकी उम्र जो 15 साल या इवन 20 साल या 25 साल भी है, तो वो उस ऐप्स के थ्रू अच्छे से एजुकेट हो रहे हैं। इधर इस्लामाबाद में कोई 150 बच्चे इस तरह के हैं हमारे पास, हमारे कोई 2 कैंपसेस के अंदर, जिसको हम मोबाइल फ़ोन लिटरेसी से एजुकेट कर रहे हैं। उसमें उनको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, लाइक दिन का 1 घंटा उन्होंने स्पेंड करना है और वो लिटरेट भी हो रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी से भी फेमिलियर हो रहे हैं। उसके अंदर उनको टेक्नोलॉजी ऐप्स भी यूज़ करवाई जा रही हैं, डिफरेंट मैथमेटिक्स भी करवाई जा रही हैं, उनको इंग्लिश लिटरेट भी उसमें किया जा रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जो सोशल सेक्टर है वो इसके ऊपर एक माइनर लेवल का काम कर सकता है, ये सक्सेसफुल मॉडल प्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, और मेजर इसमें अगेन रोल जो है वो गवर्नमेंट की साइड पे ही आता है। ठीक है, तो ख़याम जो निसाब तालीम इस वक्त पाकिस्तान में है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हम कह लें कुछ 4 से 5 तरह की जो नस्लें हैं वो तैयार कर रहे हैं। एक पहले मदरसे में पढ़ रहे हैं, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, फिर वो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि मिडिल क्लास लोगों की रेंज में होते हैं, फिर बहुत महंगे स्कूल्स भी आ जाते हैं। निसाब तालीम एक जैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? निसाब तालीम जो मेरे ख्याल लास्ट SNC वाला इनिशिएटिव था वो बहुत अच्छा है और उसी को ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और निसाब तालीम देखें, अगर तो आप सिर्फ डिफरेंट पब्लिशर्स के साथ जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल पे काम करते हैं, बच्चों को एजुकेट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। अब उसके कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ उनको एक्टिविटीज़ भी करवाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चूँकि मेजर पॉपुलेशन हमारी अब रटा सिस्टम पे चल रही है। अभी भी इवन पंजाब के अंदर या बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप देखें तालीम का जो मेयार है वो रटा सिस्टम पे चल रहा है और SNC मैट्रिक लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं है। फेडरल में अभी इन्होंने स्टार्ट किया है जो कि काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, बच्चों को एक्चुअल में पता चल रहा है कि उन्होंने किस चीज़ को क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसके ऊपर हमें काम करना भी चाहिए और इसके ऊपर जो है और कुछ मॉडल जो है आप इस्लामाबाद से ही मेरे ख्याल में कॉपी करके भी आप बाकी प्रोविंसेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया ख़याम साहब अपना वक्त देने के लिए। जहाँ पर हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वहीं पर ज़रूरत इस बात की भी है कि स्टेम एजुकेशन की तरफ जाया जाए, उन्हें कोई ना कोई हुनर सिखाया जाए ताकि वो आगे चलकर अपने मुस्तकबिल को मजीद बेहतर बना सके। तो प्रोग्राम में आगे चलकर हमने कुछ और टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे आपकी हेल्थ को बेहतर बनाना है, वो आगे चलकर डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के हवाले से और साथ ही साथ आपको बताएंगे पंजाब की असल पहचान के हवाले से कि खानों में जब हम पंजाब की बात करते हैं, हम अपने कल्चर की बात करते हैं, तो जो सबसे पहला नाम आता है वो हमेशा से साग का आता है, मकई की रोटी का आता है, देसी घी का आता है, क्योंकि मोस्ट फेवरेट डिश है ये पंजाबियों की। जब भी सर्दियों का सीज़न आता है लोग बड़े शौक से खाते हैं, ख़ुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाता है, इस हवाले से दावतें भी होती हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि साग के फ़वाइद भी क्या हैं। लोगों को पसंद तो बहुत ज़्यादा है और जो लोग नहीं खाते हैं शायद वो हमारी इस रिपोर्ट के बाद, इस पूरे सेगमेंट के बाद साग को खाना शुरू कर दें और जो जो उसमें फ़ायदे हैं वो उन्हें मिलना शुरू। लेकिन जहां पर हम आपको उसके फायदे बताएंगे उन लोगों के लिए जिन्हें खाना चाहिए, वहीं पर हम आपको ये भी बताएंगे ऐसे कौन से लोग हैं कि जिन्हें साग से परहेज और एहतियात। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमारा हमेशा से इस चीज पर फोकस होता है कि हम कोई चीज कंज्यूम कर लें, ये नहीं सोचते कि हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। और मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो एजुकेट खानों के हवाले से, मौसमी फ्रूट के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कर रहा होगा। हमारे रोज कोई ना कोई डेली चीज डिस्कस जरूर कर रहे हो। और मेरी तो ये हमेशा से रिक्वेस्ट रही है कि भाई जो सेगमेंट हम करें प्लीज वो प्रॉप सामने होना चाहिए, लेकिन नवीद जो हमारे प्रोड्यूसर ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि बड़ा मुश्किल प्रोसेस है साग को पकाने का, साग को बनाने का। जैसा कि आप अब देखें, उन्होंने भी ये कह दिया कि गैस तो आने रही सर्दियों में, तो मैं कहां से साग बना के आपके लिए लाऊं। चलें इसी पर मजीद बात कर लें। तो माहिर ग़िज़ाइयत हमाला खान ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया। हमाला बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। एज वी ऑल नो हमारे कल्चर का हिस्सा है साग, हमारे कल्चर से बड़े अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है और जब भी सीज़न आता है डिमांड में इजाफा हो जाता है, इस पर दावतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो साग की जो अफादियत है, जो फ़ायदे हैं, वो आप हमें बताएं। थैंक यू सो मच। बड़ा ही आपने इंटरेस्टिंग टॉपिक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज़ किया स्पेसिफिकली उन हाउसवाइफ्स के लिए जो आज इस जो पूरा वीक है उसमें सोच रही होती हैं कि क्या पकाएं क्या पकाएं। सो आज जो साग का टॉपिक है हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ कि साग जो होता है वो बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, बड़े उसको लंबे तरीके से पकाना पड़ता है। पहले उसको चूज़ करना पड़ता है कि हमने किस किस्म का साग लेना है, वो सब्जी वाले के साथ उसके एक अलग इंटरेक्टिव सेशन होता है। उसके बाद फिर वो घर पे आ जाता है, तो घर पे उसको किस तरह
से कंज्यूम करना है, उसकी कटिंग किस तरह से होगी, प्रॉपर जो है वो एक स्केल लेवल पे, लार्ज स्केल लेवल पे उसकी कटिंग और प्रॉपर सब कुछ हो रहा होता है और उसके बाद वो कुकिंग के प्रोसेस में जाता है। तो तकरीबन समझ लें कि जिस दिन साग पकना होता है घरों पर, वो ये पूरा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस, कोई काम नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही है। वो सुबह से शुरू हो जाता है और वो दोपहर के खाने तक बहुत मुश्किल से रेडी हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और साथ में पंजाब में जो है वो सकाफत के लिहाज से, जैसे आपने बात की, बहुत मशहूर है कि अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल और घरों में अगर साग का इस्तेमाल किया जा रहा है, पंजाब में बड़े शौक से इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और साग के क्या फ़वायद हैं। अच्छा, स्पेसिफिकली अगर मैं साग के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर आपके पास फाइबर का एक इंपॉर्टेंट कंटेंट मौजूद होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं हमारे पास, और इसी तरह विटामिन और मिनरल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई मौजूद होता है, पोटेशियम मौजूद होता है और मैग्नीशियम मौजूद होता है। तो देखिए कि कुदरत ने एक ही हरे पत्तों वाली सब्जियों में आपके पास कितनी चीजें रख दी हैं। आयरन का भी कंटेंट इसमें मौजूद होता है, तो डिफरेंट किस्म की चीजें मौजूद है। अलॉन्ग विद जब हम इसको जब साग पक रहा होता है तो हम इसको स्पिनिश यानी कि पालक और बाथू और मेथी, इन चीजों को मिलाकर इसको प्रॉपर पका रहे होते हैं। तो देखेंगे वो उन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का और एक इस ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जब सबका कॉम्बो हो जाता है तो आपको कितने किस्म के विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो हमारी ओवरऑल सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इसमें ज़ियाबतीस के मरीजों के बारे में अगर बात करें तो हमारा, हाँ, ये जो साग के जो डिफरेंट लीव्स का कॉम्बिनेशन है, ये किन लोगों के लिए फ्रूटफुल है और किन लोगों के लिए बेहतर नहीं है। वो पेशेंट्स जिसको ज्यादा खाएं, अच्छे से खाएं तो बहुत बेहतर रहेगी उनकी हेल्थ, और वो ऐसे पेशेंट्स कि जिनको यही डिजीजेस हैं, वो अगर इसको अवॉइड कर लें तो जरा थोड़ा अपना भी ख्याल कर लो, अपने घर वालों का भी ख्याल कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तमाम लोग इसका जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ज्यादती में इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं डायबिटीज के मरीज की बात करूंगी, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अगेन इसमें फाइबर का कंटेंट मौजूद है जो उनकी ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम का कंटेंट मौजूद है, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंजेस तक रख रहा होता है। इसी के साथ साथ कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बड़ा ज्यादा कहा जाता है कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, तो ये वेजिटेबल जो है वो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बात की कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव आउट करवा देते हैं। कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का हाई है वो इसका इस्तेमाल करें। फाइबर्स क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी से रिमूव करवाएंगे। दिल के जो बीमारियों वाले मरीज हैं, हार्ट का मसला रहता है, वो इसका इस्तेमाल जरूर करें। खून की शरेयानों को खोलने में मदद करेंगे एंड ऑल डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस में आपका साथ देंगे। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो एक दमे के मरीज होते हैं जिनमें हिस्टामिन का लेवल ज्यादा हो जाता है, अगर वो साग का इस्तेमाल करेंगे तो हिस्टामिन के लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप जैसे आप बात करिए कि कौन से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज बहुत सारे लोग जब साग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उन्हें ब्लॉटिंग, गैस और एब्डोमिनल पेन की शिकायत रहती है। आम जुबान में बात की जाए तो पेट दर्द रहता है और स्टमक जो है बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें कोशिश करें कि कोई भी इंडिविजुअल जो साग का इस्तेमाल करे वो हाफ कप जो एक रिक्वायर्ड पोर्शन है वेजिटेबल का सिर्फ उसमें इस्तेमाल करें, क्योंकि साग के अंदर फाइबर इतने ज्यादा होते हैं। कुछ लोग हैं जो इनको रात को इस्तेमाल कर लेते हैं, जब आप रात को इस्तेमाल करते हैं तो ये डाइजेशन में ज्यादा टाइम लेता है और आप खाना खाने के फौरन बाद सो जाते हैं। तो सोने से क्या होता है, आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है और ये डाइजेस्ट नहीं होता, अल्टीमेटली आपको स्टमक का इशू आ जाता है। तो ऐसे लोग बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इसको लंच में इस्तेमाल करें। इसके साथ इंपॉर्टेंट पेशेंट्स जिनको किडनी स्टोन्स का मसला रहता है, किडनी स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क फैक्टर पे होते हैं, तो वो कोशिश करें इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल अल्टीमेटली ऑक्सलेट बन रहा होता है। ऑक्सलेट जो है वो स्टोन फॉर्मेशन की उन लोगों के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, एक और चीज है, मॉडरेशन की भी बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि हम जब भी फिर खाते हैं फिर हम पंजाबियों की तरह ही खाते हैं तो इशू फिर यहाँ पर ये आ जाता है कि साग, नाराज हो जाएंगे। नहीं, मैं खुद पंजाबी हूँ तो पंजाबियों को उन्हीं के लिए पूछना चाह रहा हूँ सवाल कि ये जो फिर हम इतना ऊपर मक्खन डालते हैं, देसी घी डालते हैं, जैसे आप कह रही हैं हार्ट वालों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन हम तो फिर निचोड़ निचोड़ के खा रहे होते हैं, वो फिर नुकसानदेह हो जाता है। बिल्कुल, हम लोग जब किसी चीज के बारे में उसके फवायद सुन लेते हैं कि इसके इतने फवायद हैं तो फिर हम उसको अपनी मर्जी से मॉडिफाई करके उसको खाना शुरू कर देते हैं। सो अगेन मैं सिर्फ साग की बात कर रही हूँ, एक कुक्ड साग की बात कर रही हूँ, मैं उसके कॉम्बिनेशंस की बात नहीं कर रही। अब अगर कॉम्बिनेशंस की बात की जाए तो अगर आप बटर या मक्खन या उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उसको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड अमाउंट में करें, और जो स्पेसिफिक डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं वो अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट के जो है मशवरे से उसको इस्तेमाल करें क्योंकि उनकी स्पेसिफिक रेंजेस होती हैं जिनमें हम उनको मॉडरेशन के लिहाज से इसको इस्तेमाल करने को कहते हैं। वजन बढ़ाने वाले जो लोग हैं वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, इसी कॉम्बिनेशन के साथ करें, वो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वजन कम करने वाले जो लोग हैं वो इस कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा पीछे आ जाए, सिर्फ साग का इस्तेमाल करें, रोटी के साथ उसका इस्तेमाल करें, वो उनके लिए फ़ायदेमंद थोड़ा सा उनको डाइट साग खाना शुरू करें।
और अच्छा हिमालय इसमें एक सवाल ये भी है कि वो जो आप हाउस वाइफ की बात करी थी ना, जिन्होंने इसे काटा, धोया, पकाया, पहले सब्जी वाले से भी थोड़ी सी बहस की, अब इतना सब कुछ करने के बाद खवातीन चाहती हैं कि चलो एक चीज पका ली है तो 15-20 चले, महीने चले, खा ही ले। ये कितना फ्रूटफुल रहते हैं, या इसके तो नुकसानात से हम भी वाकिफ नहीं है कि हमें कितना खाना फ्रीज करना है और कितने दिन तक इस्तेमाल करना है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस चीज को आप जितना फ्रेश इस्तेमाल करेंगे उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब हम एक चीज को स्टोरेज फॉर्म में ले जाते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं, तो सोचें कि एक चीज को हमने पहले रीफ्रोस्ट किया, फिर हमने उसको फ्रीज किया, फिर हमने उसको दोबारा डीफ्रोस्ट किया और फिर हमने उसको दोबारा उस सारे प्रोसेस से गुजारा, पकाया एंड ऑल सब कुछ किया, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाती है। तो कोशिश करें कि चीज को फ्रेश लें, उतनी क्वांटिटी में लें, उसको इस्तेमाल करें। अगेन जब आप वीक में दोबारा खाना चाह रहे हैं, एक हफ्ता खा लिया, तो फिर आप सेकंड वीक में उसको जाकर पकाएं ताकि आपकी मेहनत भी थोड़ी सी कम लगे। बहुत सारे लोग अगर इसको फ्रीज करना चाहते हैं तो हाफ कुक करके इसको फ्रीज कर ले, लेकिन उसको भी 3 डेज से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। लेकिन अभी यहाँ पर तो हम देखते हैं, यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही है। एक तो मसला ये आप कह रहे हैं न्यूट्रिशन लेवल जो है वो कम हो जाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर नुकसान उसका शुरू हो जाता होगा जितना हम उसको फ्रीज करते हैं फिर गर्म करते हैं। सेकेंडली एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जितना साग पुराना हो जाता है फिर उतना वो टेस्टी हो जाता है, तो ये क्या रीजन है? नहीं, वैसे मैं इस बात से इख्तलाफ करूंगी क्योंकि साग जो है जितना फ्रेश होगा वो उतना ही ज्यादा टेस्टफुल होगा और टेस्ट हमेशा उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स, जैसे मैंने बात की कि पालक, बाथू और मेथी का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, फ्लेवर उससे भी एनहांस हो रहा होता है। या कुछ लोग साग के साथ गोश्त का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये भी एक ठीक कॉम्बिनेशन है, आपको प्रोटीन का भी इंपॉर्टेंट सोर्स उसके साथ मिल रहा होता है। साग को रोटी के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये भी एक ठीक कॉम्बिनेशन। कुछ लोग चावल के साथ खाना पसंद कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगी कि फ्रेश को फ्रेश की फॉर्म में इस्तेमाल। जो भी लोग साग नहीं खाते हैं, उन्हें साग पसंद नहीं है, मेरा ख्याल अब जो साग के फायदे उन्होंने सुने हैं हमाला की जुबानी, क्योंकि माहिर ग़िज़ाइयत हैं, तो उनकी बात में एक वजन भी है, दम भी है। ऑब्वियसली हमारी नहीं सुनते, अपने घर वालों की नहीं सुनते, तो हमाला की जरूर सुन लें क्योंकि उसमें फायदे बहुत ज्यादा है, उन्हें खाना शुरू करना चाहिए। तो आज जिन जिन खवातीन ने साग बनाना है वो साग बनाने की तैयारी करें, या फिर इस हफ्ते किसी न किसी एक दिन साग जरूर बनाइए और हमें भी खिलाइए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।